हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी जुगाड़। सो गाइज, हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी देख रहे थे, उसके अंदर लिक्विड ओरल्स तक अपना सब कुछ कवर हो चुका था। सो इस वीडियो में मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है पेरेंटल के, जो यूनिट 4 में है, वो मैं पहले लेने वाली हूँ क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग देखते हैं प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स फॉर पेरेंटल्स। पेरेंटल के अंदर प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, बट इसके पहले हम लोग पेरेंटल की डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। सो पेरेंटल की डेफिनेशन क्या है? पेरेंटल प्रिपरेशन आर स्टराइल, पायरोजन फ्री, लिक्विड और सॉलिड डोसेज फॉर्म containing one or more active ingredient packed in either single dose or multi dose containers. They are intended for administration by injection, infusion or implantation into the body. So ये IMP डेफिनेशन है पेरेंटल की। सो ये जो टॉपिक है प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर फॉर पेरेंटल्स, वो IMP है 5 मार्क्स के लिए। सो इसके अंदर हम लोग कौन सी स्टडी करते हैं? फर्स्ट, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस। सेकेंड, स्टेबिलिटी टेस्टिंग। थर्ड, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन। एंड फोर्थ, टेस्टिंग फॉर पैकिंग मटेरियल। सो फर्स्ट, फिजिको-केमिकल्स, उसके अंदर आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड वेट। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्री फॉर्मुलेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड वेट। सेकेंड आता है कलर, फिजिको केमिकल में ही आता है कलर। अपीयरेंस ऑफ कलर चेंज इज इनएक्टिव ऑफ फिजिको केमिकल इंस्टेबिलिटी विच में डिक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इसका मीनिंग क्या है? हम लोग कोई भी डोसेज फॉर्म देखते हैं, उसके अंदर जो उसका कलर है, अगर कलर में थोड़ा भी चेंज आया तो हम लोग को लगता है ना कि वो मतलब प्रोडक्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया है। फॉर एग्जांपल, लाइट के प्रेजेंस में जब कलर फेंट हो जाता है टैबलेट का, तो हम लोग देखते हैं कि वो प्रोडक्ट ख़राब हो चुका है। थर्ड आता है थर्मल एनालिसिस। द ड्रग में अंडरगो फिजिकल और केमिकल चेंजेस ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। द चेंज एनालाइज बाय DTA। बाद में आता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। इट इज़ द रेशियो ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑर्गेनिक फेज एंड एक्वियस फेज। सो P इज इक्वल टू CO/CAQ। ये हमने PP में पढ़ा है। इसके अंदर सेकेंड आता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग। उसके अंदर आता है लाइट स्टेबिलिटी। ड्रग सॉल्यूशन प्लेस्ड इन द पेट्री प्लेट एंड ग्लास एम्प्यूल्स रिस्पेक्टिवली। ड्रग सब्सटेंसेस प्लेस्ड इन द लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर सच एज कार्बन बॉक्स। द सैंपल आर प्लेस्ड एंड मेंटेन लाइटिंग कंडीशन फॉर द पीरियड ऑफ 4 वीक्स। फिर कंसिडर एनी चेंजेस, डिस्कलरेशन, प्रेसिपिटेशन, डिकम्पोजिशन ऑब्जर्व इन द सैंपल टू कंसिडर लाइट सेंसिटिव एंड रिक्वायर्ड लाइट प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग सैंपल को 4 वीक्स तक एक लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका कलर तो चेंज नहीं हो गया, प्रेसिपिटेशन तो नहीं आया, या तो डिकम्पोजिशन तो नहीं हुआ। ओके। फिर थर्ड आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन। ड्रग डिग्रेडेशन में 3 आते हैं, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोलिसिस में आता है इट इज़ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल, सोडियम फेनोबार्बिटल। सेकेंड आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में लीड्स टू डिस्कलरेशन ऑफ पेरेंटल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है एस्कॉर्बिक एसिड। एंड डीकार्बोक्सिलेशन में दिस रिएक्शन इज कॉमनली ऑब्जर्व इन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप। एंड लास्ट वन आता है टेस्टिंग ऑफ पैकिंग मटेरियल। उसके अंदर ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर होता है। सो ग्लास में पाउडर ग्लास टेस्ट, वाटर अटैक टेस्ट। ये हमने मतलब ये हम लोग जब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पढ़ेंगे पेरेंटल के, उसमें आप लोग इन सब में डिटेल में पढ़ोगे। फिर प्लास्टिक में आता है लीकेज टेस्ट, क्लैरिटी ऑफ एक्वेस टेस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। एंड रबर में आता है पेरेंटेबिलिटी, फ्रेगमेंटेशन एंड सेल्फ सिलिएबिलिटी टेस्ट।
अभी ये अपना हो गया फर्स्ट टॉपिक। अभी सेकेंड टॉपिक है इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंटल। ये भी 5 मार्क्स के अंदर आता है। मतलब पेरेंटल के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट रहता है स्टरिलिटी, क्योंकि देखो पेरेंट्रल हमारे सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाते, सो स्टेराइल प्रोडक्ट मस्ट नीड, सो ऑल पेरेंटल प्रोडक्ट मस्ट बी स्टेराइल. Preparation should be free from all type of microorganism, and aseptic condition are required to maintain during the preparation of parental product and its administration. मतलब वो बनता तो ठीक है मतलब स्टेराइल इसके अंदर, बट वो प्रोडक्ट भी स्टेराइल होना चाहिए, और जब वो हमारे बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन होता है तब भी स्टेरिलिटी मेंटेन चाहिए. सेकेंड आता है स्टेबिलिटी. All parental product must be stable. The physical as well as chemical stability of parental preparation must be maintained during the storage. Physical and chemical stability भी during storage maintain होनी चाहिए. थर्ड आता है isotonicity. The parental preparation should be isotonic with blood plasma and blood fluid. मतलब जो ये प्रिपरेशन है ना अपने ब्लड प्लाज्मा और ब्लड फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक चाहिए. अभी देखो इम्पोर्टेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है. सो इसी वीडियो में मैं लास्ट में आपको ये बताने वाली हूँ, वो भी 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकते. सो फोर्थ आता है फ्री फ्रॉम पायरोजन. वो पायरोजन से फ्री होना चाहिए. द पेरेंट्रल preparation should be free from toxins and pyrogens. The parenteral product must pass the test of pyrogen because contaminated parenteral product cause risk in the body temperature after its administration. फिर आता है free from foreign particle. The parenteral product should be free from foreign particles such as dust and fibers. To ensure these, the product must pass the clarity test. ये जितने भी सारे टेस्ट है वो हम लोग बाद में वीडियो में देखने वाले हैं. सो तब तक के लिए बस आप टेस्ट का नाम याद रखो. फिर आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी. द पेरेंट्रल मेंट फॉर इंट्रास्पाइनल इंजेक्शन should have the same specific gravity as that the spinal fluid into which the same are to be injected. मतलब जो पेरेंट्रल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अपने जो इंट्रास्पाइनल फ्लूइड होता है उसके साथ मैच होना चाहिए. नेक्स्ट आता है केमिकल प्योरिटी. द पेरेंट्रल प्रिपरेशन शुड फ्री फ्रॉम केमिकल इम्प्योरिटीज और इट शुड बी विथ सर्टेन लिमिट एज अ स्पेसिफाइड इन द मोनोग्राफ. द प्रिपरेशन इन द फार्माकोपिया. मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर क्या बोला है, जो अपना पेरेंटल प्रिपरेशन है वो केमिकल इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए. एंड देखो पूरा तो फ्री नहीं हो सकता, सो इसके अंदर एक सर्टेन लिमिट होता है जो मोनोग्राफ इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्माकोपिया. मतलब जो फार्माकोपिया के अंदर जो लिमिट बताया गया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इम्प्योरिटी, उससे कम ही होना चाहिए. फिर 8 आता है कंटेनर्स. Parenteral products are usually supplied in the glass ampoules, bottles or vials, in plastic bottles or bags, or in pre-filled syringe. They do not adversely affect the quality of the preparation. And 9th आता है closure. Closure for parenteral preparation is required to prevent entry of microorganism. मतलब ऐसा क्लोजर चाहिए जिसके अंदर से माइक्रोऑर्गेनिज्म पास ना हो. अभी देखो जो मेन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी. सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोटोनिसिटी क्या होता है. सोल्यूशन दैट हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन नॉर्मल सलाइन are considered to be isotonic to blood, tears and the other body fluid. मतलब इसके अंदर जो अपने बॉडी में जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं आइसोटोनिसिटी. आइसोटोनिसिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन बिकॉज द पॉसिबिलिटी दैट द प्रोडक्ट में पेनिट्रेट रेड ब्लड सेल कॉज द हीमोलाइसिस. मतलब वो पेनिट्रेट करता है और ब्लड सेल को वो तोड़ भी सकता है. सो इज जनरली रिड्यूस इफ द सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद द ब्लड.
and isotonic product reduce the pain of injection in areas with the nerve endings. Solution that has less osmotic pressure than the blood plasma called as hypotonic solution, which may swell and burst because of diffusion of water into cell. That is hemolysis है इधर. And solution that has more osmotic pressure than the blood plasma called as hypertonic solution, which may lose the water and shrink. मतलब अगर देखो, जो अगर हाइपरटोनिक होगा सॉल्यूशन तो अपने ब्लड जो वेसल्स है वो श्रिंक होंगे, ब्लड वेसल्स नहीं, ब्लड सेल्स. एंड अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा तो अपने जो ब्लड सेल्स है वो स्वेल हो जाएंगे, और वो मतलब स्वेल होके वो बस्ट भी हो सकते हैं, मतलब फट भी सकते हैं. एंड आप एक चीज़ देख लो, 3 ingredients आर जनरली यूज टू एडजस्ट टोनिसिटी ऑफ द सोल्यूशन. मतलब देखो, सोल्यूशन अपना ना ही हाइपरटोनिक चाहिए ना ही हाइपोटोनिक चाहिए, वो आइसोटोनिक मेंटेन करके रखना चाहिए. फिर उसको अगर मतलब एडजस्ट करने के लिए हम लोग 3 इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं. फर्स्ट है डेक्ट्रोज, सेकेंड है ग्लिसरीन एंड थर्ड है सोडियम क्लोराइड. सो गाइस, इसके अंदर हमने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े और इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी भी पढ़ा, जो वो 2 मार्क्स को भी आता है बहुत बार. सो आप इसको अच्छे से करके जाओ, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे. और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं लेने वाली हूँ. सो गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thanks for watching the video. Like, comment, share and subscribe the channel Pharmacy Jugaad.